तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक जिसका नाम कोलोरेक्टल कैंसर। अभी जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर हमने पढ़ लिया भाई, ओरल कैंसर पढ़ लिया, ईसोफेगस पढ़ लिया, गैस्ट्रिक पढ़ लिया, पेनक्रियाज पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के कैंसर को हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर वेरी वेरी रेयर है। ठीक है, और अगर होता भी है तो स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है, हम छोटे से पार्ट को कट करके रिमूव कर देते हैं, इतना ज़्यादा मेटास्टेसाइज भी नहीं होता। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर इतना रेयर है कि हम उसको नहीं पढ़ने के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलोन प्लस रेक्टम के कैंसर की। कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम मतलब अपना लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कोलोन और रेक्टम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है, और यहाँ पे देखने को मिलता है अपने को एडिनोकार्सिनोमा। दिस इज ए एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, तो ये एक टाइप का एडिनोकार्सिनोमा है। ग्लैंडुलर टिश्यूज के अंदर जो मेलिग्नेंट कैंसर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, और सब अब बात करते हैं इसकी छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी की। देखो, जो कोलोन और रेक्टम कैंसर है ना, इमेज में देखिए, ये ना स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पोलिप्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट बिगिंस विद स्मॉल पोलिप्स, और ओवर द टाइम क्या होती है, ये पोलिप्स एक तरह से बेनाइन ग्रोथ होती है। वैसे तो पोलिप्स क्या होती है, एक बेनाइन ग्रोथ होती है जो म्यूकोजल सरफेस पे डेवलप होती है। जब पर्सन की एज बढ़ रही हो जाती है, जब 50 साल 60 साल उम्र हो जाती है, उस टाइम पे अपने म्यूकोजल लेयर क्या होती है, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल बेनाइन ग्रोथ बनने लग जाती है, और ये बेनाइन ग्रोथ ओवर द टाइम मैलिग्नेंट का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में दो लाइन में अगर खत्म करें तो इसमें क्या है, इट बिगिंस विद स्मॉल पोलिप्स। पोलिप्स क्या होती है, एक बेनाइन ग्रोथ होती है। देखो, जैसे ये एक म्यूकोजल सरफेस है इंटेस्टाइन का, वहां पे क्या होगी, इस टाइप के पोलिप्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं पोलिप्स। ठीक है, ये स्मॉल पोलिप्स की तरह होते हैं। पोलिप्स क्या होते हैं, चलो लिख लेते हैं। पोलिप्स क्या होते हैं, पोलिप्स क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल वस्कुलर ग्रोथ ऑन सरफेस ऑफ स्मॉल वस्कुलर ग्रोथ ऑन सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये होती है पोलिप्स। ठीक है, तो ये स्मॉल पोलिप्स की तरह स्टार्ट होती है, और ओवर द टाइम ये पोलिप्स बिकम मैलिग्नेंट। ठीक है, पोलिप्स एक बेनाइन ग्रोथ थी जो ओवर द टाइम जिसने मैलिग्नेंट का रूप ले लिया है। इसीलिए आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको एनुअली एक बारी प्रोक्टोस्कोपी करानी चाहिए। एक ओल्ड एज मेल के अंदर ये रिकमेंड किया जाता है कि वो साल में कम से कम एक बारी अपनी प्रोक्टोस्कोपी करा ले। प्रोक्टोस्कोपी मतलब रेक्टम का एग्जामिनेशन करा ले। ठीक है, सो डॉक्टर रिकमेंड रेगुलर प्रोक्टोस्कोपी फॉर ओल्ड एज्ड पर्सन्स, ताकि अगर ये पोलिप्स डेवलप होने स्टार्ट हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, और एक सही टाइम पे इनको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं प्रोक्टोस्कोपी करा ले में। ठीक है, ये चीज, ये है आपका कोलोरेक्टल कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइट की।
मोस्ट कॉमन साइट। तो मोस्ट कॉमन साइट बात करा जाए तो सिग्मोइड कोलोन प्लस रेक्टम, ये मोस्ट कॉमन साइट है जहां पे 65% कोलोरेक्टल कैंसर देखने को मिलते हैं अपने को, ठीक है। 65% सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम, ठीक है। sigmoid colon and rectum are the most common site of colorectal cancer, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम ईटियोलॉजी की। नाउ वी स्टार्ट अबाउट ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी, सबसे पहले ईटियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले बेनाइन पोलिप्स सबसे पहला ईटियोलॉजी होगा। बेनाइन पोलिप्स, वे पोलिप्स जो बेनाइन थे जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ये मैलिग्नेंट में चेंज हो गए। उसके बाद एक डिजीज आपने गैस्ट्रो में पढ़ी होगी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर अपने को दो डिजीज पढ़ते हैं, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक क्रोन्स डिजीज। इसके अंदर भी अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है ना, वो मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होती है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। वैसे तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस को ज्यादा रिस्क फैक्टर में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद ओल्ड एज, किसी पर्सन की ओल्ड एज है यानी ग्रेटर देन 50 ईयर एज है, और साथ ही साथ वो पर्सन मेल भी है, ठीक है, मेल भी है और साथ में उसकी ओल्ड एज भी है। ये दोनों, ये भी हो जाते हैं रिस्क फैक्टर। उसके बाद अब बात करते हैं डाइट फैक्टर्स। देखो, वो डाइट जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के टिश्यूज को लंबे टाइम तक ओवर स्टिमुलेशन मिला है। तो ऐसी क्या डाइट हो सकती है जिसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन मिला हो? जैसे अगर पर्सन लो फाइबर डाइट कंज्यूम करता है, हाई फैटी डाइट कंज्यूम करता है, ज़्यादा नॉनवेज खाता है, नॉनवेज के अंदर भी रेड मीट खाता है, तो उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर होते हैं। डाइट जैसे डिक्रीज intake of fiber, increase high fatty diets, रेड मीट, ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, उसके बाद कुछ मैटर्स में लाइफस्टाइल, कुछ केसेस के अंदर लाइफस्टाइल, किसी का लाइफस्टाइल है वो है सेडेंटरी, यानी बस सारा दिन कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, सारा दिन ऑफिस जॉब है, 9 to 5 ऑफिस जॉब है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खराब खाना खाता है, अल्कोहल लेता है, स्मोक करता है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। या हो सकता है मेटास्टेटिक ट्यूमर, कोई ऐसा ट्यूमर था जो किसी और लोकेशन पे थी, लेकिन वो मेटास्टेसाइज करके कोलोन में या रेक्टम में आ चुकी है, ठीक है। तो ये सभी है कोजेस। कोजेस के अंदर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट हम कर सकते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, एक बेनाइन पोलिप्स इंपॉर्टेंट है ये चीज, और उसके बाद सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम, ठीक है।
अगर कोलोन में से पूछे कि भाई कोलोन में से कौन सा सबसे मोस्ट कॉमनली लोकेशन है, तो कोलोन के अंदर आप बताएंगे सिग्मोइड कोलोन इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन। ठीक है, ओल्ड एज हो गया, डाइट हो गया, बस ये सारी चीजें। ओके, तो ये सभी है कोजेस। उसके बाद अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम। देखो, साइन एंड सिम्टम को हम असेंडिंग साइड को और डिसेंडिंग साइड को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग कोलोन को अलग लिख सकते हैं और डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन को अलग से लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं असेंडिंग कोलोन की क्लिनिकल फीचर। अगर ट्यूमर असेंडिंग कोलोन की साइड है और वही अगर ट्यूमर डिसेंडिंग कोलोन प्लस सिग्मोइड की साइड है, असेंडिंग कोलोन की साइड है, वही डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन की साइड है ट्यूमर। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? देखो, असेंडिंग कोलोन के साइड है तो यहां पे अपने को देखने को मिलता है एनीमिया, और एनीमिया भी ज्यादातर देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, अब ये एनीमिया होता क्यों है? ठीक है, ये एनीमिया इसलिए होता है क्योंकि जब ट्यूमर ग्रो होती है तो ट्यूमर के सेल्स है ना, वहां पे छोटे छोटे थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर ना ब्लड निकलता रहता है, और ये ब्लड क्या होता है, स्टूल के अंदर मिक्स होता रहता है। और असेंडिंग कोलोन में है यानी अपर पार्ट के अंदर है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा है, तो इससे पेशेंट को पता ही नहीं लग पाता कि उसके स्टूल के अंदर ब्लड आता है, क्योंकि वो ब्लड ओकल्ट ब्लड होता है जो निकड़ आई से हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्यों हुआ है? ड्यू टू लॉस ऑफ ओकल्ट ब्लड। ओकल्ट ब्लड ऐसा ब्लड जो हम निकड आई से नहीं देख पाते। ठीक है, और हम इस पेशेंट के अंदर जब पालपेट करेंगे तो असेंडिंग कोलोन वाली साइड, असेंडिंग कौन सी साइड होता है अपना, असेंडिंग कौन सी साइड होता है, राइट साइड। राइट साइड अपने को मास फील होएगा, ट्यूमर का मास फील होएगा, मास ऑन पाल्पेशन। मास ऑन पाल्पेशन। उसके बाद तीसरा, ये यहाँ पे असेंडिंग वाली साइड है ना, थोड़ा सा उसका ल्यूमन बड़ा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्यूमर ज्यादा, जब तक बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती ना तब तक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो लिख सकते हैं लेट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, वहीं अब बात करते हैं डिसेंडिंग और सिग्मोइड साइड अगर है ट्यूमर, तो यहाँ पे एक क्लिनिकल फीचर मोस्टली देखने को मिलता है अल्टर पीरियड ऑफ अल्टर एबिट ऑफ पैटर्न ऑफ स्टूल। अल्टर स्टूल पैटर्न, कभी पेशेंट को क्या होगा, डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी क्या साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ट्यूमर से ब्लड निकलते का है तो ब्लड यहाँ पे क्या है, लोअर जीआईटी के अंदर है। ये डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन कहाँ पे है, लोअर जीआईटी का पार्ट है, तो लोअर जीआईटी का पार्ट है, तो जब स्टूल के अंदर ब्लड मिक्स होएगा तो वो ब्लड ज्यादातर अपने को देखने को मिलता है, फ्रेश ब्लड होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं फ्रेश ब्लड इन स्टूल। क्यों? क्योंकि ये लोअर जीआईटी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग के अंदर लेट ऑब्स्ट्रक्शन था, तो यहाँ पे क्या है, अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन देखने को अपने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है, और थोड़ी सी ट्यूमर का साइज बढ़ते ही तुरंत ऑब्स्ट्रक्शन सीन होने को लगेगा आपको, अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन। ये तो है डिफरेंट डिफरेंट साइड असेंडिंग और डिसेंडिंग सिग्मोइड के। अब बात करते हैं ओवरऑल क्लिनिकल फीचर्स।
ठीक है। तो ओवरऑल क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जैसे अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी मलीना एंड हिमेटोचीजिया। अब ये मलीना और हिमेटोचीजिया क्या होता है? मलीना होता है ओकल्ट ब्लड, जो ज्यादातर देखने को मिलता है अपने को अपर जीआईटी में। वही हेमेटोचीजिया होता है फ्रेश ब्लड, ठीक है, ये ज्यादातर देखने को मिलता है अपनी लोअर जीआईटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद पर्सन को देखने को मिल सकता है पेन, ठीक है। पेन क्यों होएगा? यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। और उसके बाद यहाँ पे चेंज इन ब्लैडर हैबिट, ब्लैडर तो नहीं, बाउल हैबिट, ठीक है। चेंज इन ब्लैडर हैबिट आपने क्लिनिकल फीचर के अंदर पढ़ा था, चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट, है ना, CAUTION। तो यहाँ पे चेंज इन बाउल हैबिट देखने को अपने को मिलेगी, ठीक है। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिल सकता है एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट। यहाँ पे एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट मिलने को देखने को मिल सकता है, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस देखने को मिल सकता है अपने को, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ये चीज, ठीक है, ये सभी थे क्लिनिकल फीचर्स, ओके, ये चीज। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस, सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पेशेंट की सारी हिस्ट्री ले लेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ईटिंग हैबिट्स, एट वी आस्क अबाउट क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम करेंगे प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी यानी रेक्टम का एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सिग्मोइडोस्कोपी। उसके बाद हम कर सकते हैं कोलोनोस्कोपी। सिग्मोइड कोलोन को देख लेंगे और पूरी कोलोन को देख लेंगे, ठीक है, ये है कोलोनोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर जीआईटी का एक्सरे उतारेंगे, और एक्सरे उतारने के लिए पहले पेशेंट को क्या करेंगे, बेरियम स्वेलो कराएंगे, ठीक है। बेरियम स्वेलो करा सकते हैं, या अगर अपर जीआईटी का कराना है तो बेरियम स्वेलो कराएंगे, और लोअर जीआईटी का कराना है तो बेरियम एनिमा दे देंगे, ठीक है। बेरियम एक्सरे। अगर अपने को अपर जीआईटी का कराना है तो क्या करेंगे, बेरियम स्वेलो करा देंगे। लोअर जीआईटी का कराना है तो क्या करेंगे हम, बेरियम एनिमा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बायोप्सी। बायोप्सी से हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। उसके बाद हम ट्यूमर मार्कर चेक करेंगे। ट्यूमर मार्कर चेक कर सकते हैं। ट्यूमर मार्कर यहाँ पे देखने को मिलता है CEA नाम से। अब ये CEA क्या होता है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, सॉरी। तो ये था आपका ट्यूमर मार्कर, ओके। उसके बाद हम कर सकते हैं CT स्कैन। हम CT स्कैन कर सकते हैं ताकि अपने को स्टेज का पता लग जाए कि ट्यूमर की क्या स्टेज चल रही है, ठीक है। ये चीज, कैंसर की अपने को स्टेज पता लग जाए, ठीक है। ट्यूमर मार्कर कर लेंगे, CT स्कैन कर लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, बेरियम एक्सरे कर लेंगे, ठीक है, ये चीज। उसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट की।
अब हम करेंगे मैनेज। अब कोलोन प्लस रेक्टम का कैंसर है तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम पर्सन को जैसे ही अपने पास आएगा कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे। पहला काम होता है अपना कीमोथेरेपी स्टार्ट करना। उसके बाद हम पेशेंट को दे सकते हैं रेडियोथेरेपी। और रेडियोथेरेपी ज्यादा बहुत इफेक्टिव होती है मेनली इन रेक्टल रीजन। अगर रेक्टल रीजन के अंदर ना तो हम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, इनसाइड है तो इतना इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट की। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पर्सन की कोलोस्टमी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो कोलोएक्टमी कर लेंगे। कोलोएक्टमी मतलब कोलोन के पार्ट को रिमूव कर देना। कोलो मतलब कोलोन, एक्टमी मतलब रिमूवल। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोलोएक्टमी कर लेंगे। ठीक है, कोलोएक्टमी कर लेंगे। इसमें क्या है, कोलो का मतलब कोलोन, एक्टमी मतलब रिमूवल, प्लस अब कोलोन को हमने रिमूव कर दिया तो एक स्टूल की ओपनिंग क्रिएट करेंगे आर्टिफिशियली, उसको बोलते हैं हम कोलोस्टमी। कोलोस्टोमी। ठीक है, कोलोस्टमी हम कर देंगे। ठीक है, कोलोस्टमी के अंदर अपने को इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपने फंडा में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोलोस्टमी के बारे में भी। दो तरह की कोलोस्टमी होती है, अगर हम असेंडिंग कोलोन के अंदर करेंगे, और सेकंड होता है केस हम डिसेंडिंग और सिग्मोइड के अंदर करेंगे। डिसेंडिंग या सिग्मोइड, डिसेंडिंग में करेंगे या सिग्मोइड कोलोन के अंदर करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है। जो असेंडिंग कोलोन के अंदर हम कोलोस्टमी करते हैं ना, तो यहाँ पे पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का बहुत खतरा हो रहता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, ये चीज आपने पढ़ा होगा फंडा में, तो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू की बात कर रही केवल। ठीक है, अगर हम असेंडिंग कोलोन के अंदर अपनी कोलोस्टमी हुई है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का बहुत रिस्क है। और डिसेंडिंग और सिग्मोइड के अंदर कहा जाता है यहाँ पे वेल फॉर्म्ड स्टूल फॉर्म होता है, पर्सन के अंदर वेल फॉर्म्ड स्टूल निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे असेंडिंग के अंदर लिक्विड स्टूल निकलता है, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग तक स्टूल प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता, इसलिए लिक्विड स्टूल निकलता है। ठीक है, और अब कोलोस्टमी केयर के अंदर अपने को दो चार इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेते हैं। जैसे हमने कोलोस्टमी बैग को कब खाली करना है, जब बैग 1/3 फुल हो जाए। ठीक है, तो एम्प्टी बैग व्हेन 1/3 फुल, जब 1/3 फुल हो जाता है तब अपने को बैग को एम्प्टी कर देना है। सेकंड, हमने क्या कर देना है, स्टोमक का कलर चेक करना है। स्टोमक का कलर चेक करना है। अगर नॉर्मल कलर की बात करा जाए तो नॉर्मल होता है ब्राइट रेड। ब्राइट रेड इज नॉर्मल कलर, केवल रेड नहीं, ब्राइट रेड या कह सकते हैं। और अगर अगर ऑप्शन आ गया पेल पिंक, तो ये एक अबनॉर्मल कलर है, दिस इज अबनॉर्मल कलर। नॉर्मल कलर क्या है, ब्राइट रेड कलर। ठीक है, ये है स्टोमा का कलर। उसके बाद स्टोमा की इरिगेशन अपने को बच्चे को बतानी है, जो भी अपने पास पेशेंट है, बच्चा है बूढ़ा है, उसको बताना है। इरिगेशन के लिए अपने को ये पूछते हैं कि भाई कौन सा वाटर प्रेफर करे जाते हैं, गर्म, ठंडा, काला, पीला, नीला, तो यहाँ पे हम ज्यादातर बता देते हैं बाई ल्यूकवार्म वाटर। ऐसा वाटर जो अपने को टॉलरेबल हो पर्सन का, उससे अपने को इरिगेशन करनी है बाई ल्यूकवार्म वाटर। ठीक है, बाई ल्यूकवार्म वाटर। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। एक पर्सन जिसको कोलोस्टमी कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर था, हमने ट्रीटमेंट किया है, तो उसके अंदर अपनी को क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। तो बात करते हैं हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
सबसे पहले तो अगर कोलोस्टमी है, अरे क्या लिख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर है कोलोस्टमी तो सबसे पहले तो कोलोस्टमी केयर सिखाएंगे पर्सन को। ठीक है, पर्सन को कोलोस्टमी केयर सिखाएंगे और अपने को मेंटेन करना है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करना है। उसके बाद हमने स्टोमा केयर के अंदर क्या क्या सिखाना है, इरिगेशन, कलर बताना, इरिगेट कैसे करते हैं, तरीका बताना है, किस वाटर से करेंगे, ल्यूकवार्म वाटर से करेंगे, स्टोमा का नॉर्मल कलर क्या होगा, अब नॉर्मल कलर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होता है तो क्या हो जाता है, पस फॉर्म हो जाती है तो क्या करना होता है। ठीक है, सब कुछ पर्सन को सिखा देते हैं। उसके बाद पर्सन को बताएंगे हम डाइट के बारे में। ठीक है, कि डाइट कैसे लेनी है। तो अगर कोलोस्टमी लगी है तो क्या करना है, पर्सन को बताना है अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड्स। पर्सन को बोलना है कि ऐसा खाना अवॉइड करें जिससे गैस बनती है, क्योंकि इससे कोलोस्टमी की पेटेंसी डिक्रीज हो सकती है, कोलोस्टमी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जैसे भाई कैबेज हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, उनके अंदर से गैस फॉर्म होती है। ठीक है, ये चीजें। और साथ में बोलना है एडिक्वेट लिक्विड लेना है, एडिक्वेट वाटर इनटेक लेना है। ये सारी चीजें हमने डाइट के बारे में बता देनी है। और डाइट का अगर पूछे कि भाई अगर बेस्ट डाइट पूछ ली कि एक पर्सन है जिसको कोलोस्टमी हो रही है, उसके अंदर बेस्ट डाइट क्या होगी, हाई फाइबर, लो फाइबर, हाई प्रोटीन, लो प्रोटीन। तो देखो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना हाई फाइबर, ना लो फाइबर, ना हाई कैलोरी, ना लो कैलोरी। डॉक्टर ये प्रेफर करते हैं पर्सन के अंदर कि अगर आपको कोलोस्टमी है और वो हील हो चुकी है, कंप्लीट ठीक हो चुकी है, तो आपको अपनी डाइट को नॉर्मल रखना है जितना पॉसिबल है। जो आप पहले नॉर्मल डाइट लेते थे वैसी ही डाइट आपको अभी भी कंज्यूम करनी है। पहले का इसका मतलब ये नहीं पहले आप अल्कोहल लेते थे या नॉन वेज लेते थे वही आप लो, नहीं। नॉर्मल हेल्दी डाइट जो पहले आप लेते थे सेम वही डाइट आपको कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो डाइट के अंदर अगर मेन पूछा जाए, सबसे प्रायोरिटी पूछी जाए तो क्या है, डाइट शुड बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल। डाइट शुड बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतनी ही उतना डाइट को नॉर्मल रखा जाए जैसे पहले वो नॉर्मली डाइट लेता था। ठीक है, ये चीज। उसके बाद उसको सिखाए कि भाई आपको कोलोस्टमी के बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर सकते हैं। नर्सिंग केयर के अंदर हम ये भी सारी चीजें पर्सन को बताएंगे, जैसे लिखेंगे टीच अबाउट रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज, टीच अबाउट रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, एज क्लोज एज, हाँ अब वो ये पूछ ले वे कि भाई कैसी एक्टिविटी पर्सन कर सकता है कोलोस्टमी होने के बाद। देखो कोलोस्टमी हुआ है, एक ओपनिंग एक्स्ट्रा बनाई है, इसकी वजह से ये नहीं कि पर्सन की लाइफस्टाइल ही चेंज करनी पड़ जाए। तो पर्सन को अपने को ये टीच करना है कि जैसा लाइफस्टाइल आपका पहले था ना वैसा ही रखना है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करने, ऐसे खेल जिसके अंदर कॉन्टैक्ट होता है, जैसे रेसलिंग हो गया, है ना, ऐसे स्पोर्ट्स जिसके अंदर कॉन्टैक्ट होता है उनको अवॉइड करना है। तो टीच अबाउट रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज कैसी, एज क्लोज एज प्रीवियस लाइफस्टाइल, एज क्लोज एज प्रीवियस लाइफस्टाइल, एज क्लोज एज प्रीवियस लाइफस्टाइल। बस
क्या करना है, ओनली अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, केवल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करना है, ये चीज, ठीक है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, पर्सन को इन्फेक्शन से बचाना है, ठीक है। और मेंटेन पेटेंसी, ऑफ कोलोस्टमी, कोलोस्टमी को भाई अपने को भाई पेटेंसी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, वो सारा अपने को बता देना है। पर्सन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ठीक है, पर्सन को अपने को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। उसके बाद और ठीक है, उसके बाद हमने और क्या करना है, उसको रिकमेंड करना है कि आपको हर साल एक बारी FOBT टेस्ट कराए और डिफरेंट टेस्ट कराए। जैसे कोई पर्सन है जिसका ट्रीटमेंट हो चुका है कोलोरेक्टल कैंसर का, उसके बाद डिस्चार्ज के टाइम पे उसको सजेस्ट करना है कि सजेस्ट पेशेंट अबाउट, ठीक है, एनुअल यानी साल में एक बारी FOBT, ठीक है। FOBT क्या होता है, फीटल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। अपने को क्या करना है, पेशेंट को सजेस्ट करना है कि आपको साल में एक बारी FOBT टेस्ट कराते रहना है, ताकि अगर कैंसर रीडेवलप हो जाए, क्योंकि मेलिग्नेंट कैंसर की क्या क्वालिटी होती है, ये रीअपियर हो सकता है, ठीक है। तो अगर कैंसर रीअपियर होता है तो आपको पहले ही पता लग जाए हमारे को कि कैंसर डेवलप हो चुका है। एंड कोलोनोस्कोपी एवरी 5 से 10 ईयर, उसको बताना है कि हर 5 से 10 साल में कोलोनोस्कोपी का डिजिटल एग्जामिनेशन कराना, हर 5 से 10 साल में। और अगर पूछे FOBT टेस्ट कौन से होते हैं, तो एक तो होता है सबसे ज़्यादा जो आजकल FOBT टेस्ट यूज करा जाता है, FOBT टेस्ट जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वो सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, वो है फिट के नाम से आता है। दूसरा आता है ग्वेक FOBT, जिसको पहले यूज किया जाता था ग्वेक FOBT। ये दो टेस्ट आजकल यूज किए जाते हैं फीटल ओकल्ट ब्लड को एग्जामिन करने के लिए, ग्वेक FOBT और फिट। रिकमेंड किया जाता है फिट को, ठीक है। तो ये थे आपके आपका कैंसर कंप्लीट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द अटेंडिंग क्लास, कोलोरेक्टल कैंसर फिनिश।